So we will be starting from where we left. Okay, the next provision is अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अन-गांधीयन इसलिए बोला जाता था, कुछ क्रिटिसाइजर्स ने इसे बोला था क्योंकि वो गांधी जी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं था, गांधी जी की फिलोसफीज़ के अगेंस्ट नहीं था वो. ठीक है, दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारे कुछ क्रिटिसाइजर्स जो थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे यहाँ के क्रिटिसाइजर्स ने बोला कि जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, एंड उनके आइडियल्स के अकॉर्डिंग नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. दे ऑल्सो सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन should have been raised and built upon village panchayats and district panchayats. क्योंकि गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, 3 टायर गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों की लोकल बॉडीज़, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे. इसीलिए इन लोगों ने बोला कि इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करना चाहिए था. ठीक है, नेक्स्ट हम एक मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे के हनुमंतिया. उन्होंने बोला दैट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज. क्योंकि इसमें पूरी तरीके से मॉडर्निटी वाली चीज़ें थी, उनका कहना था. एंड गांधी जी मॉडर्न चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे, वो इंडिजीनियस चीज़ों को प्रमोट करते थे, वो खादी को प्रमोट करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते थे, लोकल लेवल्स पे गवर्नमेंट चाहते थे. तो ये एकदम से उनके अकॉर्डिंग ये एकदम ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऐसा कहना था के हनुमंतिया का. ठीक है, टी प्रकाशम ने बोला, अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, वो एक और मेंबर थे जो कि उन्होंने बोला एट्रीब्यूटेड दिस लैप्स टू अम्बेडकर्स नॉन पार्टिसिपेशन इन गांधीयन मूवमेंट एंड एंटागनिज्म टूवर्ड्स गांधीयन आइडियाज़. अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इस वजह से उन्हें उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से वो नहीं पता चल पाए, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पूरी आइडियोलॉजीज़ को एंड उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया, ऐसा उनका कहना था. ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट इज़ द criticism that the criticizers gave was it was of elephantine size. हाँ, दैट इज़ टोटली अग्रीबल बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. ये बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा भी ऑब्वियसली बिकॉज हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है. हमारे यहाँ पे ईच नूक एंड कॉर्नर को कवर किया गया है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है. और इसमें ऐसे लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया जिस वजह से दैट वाज टू लॉन्ग एंड दैट बिकेम इट टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. इसी कॉन्टेक्स्ट में HV कामंथ ने बोला था, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. इन्होंने बोला द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज़ एन एलिफेंट. इट इज़ परहैप्स एन consonance with that our constitution too is the bulkiest that the world has produced. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कंपेयर किया जाए तो. एंड ही ऑल्सो सेड दैट आई एम श्योर द हाउस डज नॉट अग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटियन वन. तो कोई हाउस भी इस चीज़ को अग्री नहीं करेगा कि हमें इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए था. एंड इस इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगा था. Total, it took 2 years, 11 months and 18 days to complete for this elephantine size of the constitution. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ की वजह से भी बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था. सो लास्ट क्रिटिसिज्म वॉज इट वॉज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर, कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, और ये लगता था कि जितने भी लॉयर्स हैं वो लॉयर की लैंग्वेज पूरी तरीके से एंड अग्रीबल, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं अगर आप उसको रीड करोगे तो उन आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज है उसको समझने में आपको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने ये चीज़ बोला था इट इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज, इसको दिया था उन्होंने नाम, इसे बोला था लॉयर्स पैराडाइज. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली HK महेश्वरी जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने बोला the draft tends to make people more litigious, more inclined to the law courts, less truthful and less likely to follow the methods of truth and non-violence. If I may so, the draft is really a lawyer's paradise. It opens up vast avenues of litigation and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do. तो बहुत सारे इसमें जितने भी वर्डिंग्स को यूज़ किया जाए, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे, उनका कहना था कि इसमें जितनी भी वर्डिंग्स है वो पूरी तरीके से लॉयर की वर्डिंग्स है, और इस चीज़ में हम
कुछ पीछे छोड़ देते हैं जो ट्रूथफुलनेस होती है उसकी, और क्योंकि एक नॉर्मल कॉमन इंसान उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, उनका ऐसा कहना था। ठीक है। सिमिलरली PR देशमुख जो थे वो भी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उनका कहना था कि आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट हैव बीन ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर सीम्स टू माई माइंड too far, too ponderous, like the ponderous tomes of a law manual. Ponderous वर्ड का मतलब होता है डल, लेजी और वेरी बोरिंग। ponderous का मतलब होता है डल, लेजी, वेरी बोरिंग। डल होता है, लेजी होता है एंड वेरी बोरिंग। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसको हमारे सामने लग रखा था तो वो एक तरीके का लॉ मैनुअल लग रहा था एंड दैट वाज वेरी बोरिंग। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली यूजेस सो मच ऑफ पैडिंग एंड सो मच ऑफ वर्बेज, परहैप्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू कंपोज अ डॉक्यूमेंट विच शुड बी टू माई माइंड नॉट अ लॉ मैनुअल बट अ सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, अ वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। तो उनके अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से एक लॉ मैनुअल था। But to our misfortune, that was not to be, and we have been burdened with so much of words and words which could have been very easily eliminated. तो इतने जो tough words and lawyer के जो law language के words हैं उनको use किया गया था, and जिसको आसानी से eliminate किया जा सकता था, but उन लोगों ने बहुत ऐसे typical words का use किया जिस वजह से हमारा constitution बहुत ही complicated हो गया, and according to Ivor Jennings इसे lawyers paradise बोला जाने लगा। So this was all about the salient features of the Constitution, and by this we have completed the third chapter of Polity Lakshmikant. I hope you are liking the series, and if any doubt you can comment down in the comment section, and if you want me to change my way of teaching then also you can let me know. So thank you so much.